नमस्कार साथियों, मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम धातु एवं अधातु से जितने भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है वह सभी को आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथियों, आप सभी ने धातु एवं अधातु मतलब मेटल एंड नॉन मेटल केमिस्ट्री के मोस्ट वीवीआई चैप्टर आपको 10वीं में पढ़ना होता है। तो आप अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको मैं प्रीफर करूंगा कि आप जाकर पहले मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर मैट्रिक यानी कि 10वां में आपको केमिस्ट्री में जो बताया जाता है वो आप पढ़ ले। वो अगर आप पढ़ लेते हैं, पहले सिलेबस अगर आप पढ़ लेते हैं मेटल एंड नॉन मेटल का, तो इसका जो मोस्ट वीवीआई जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो सभी को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपका कंसेप्ट बढ़िया नहीं है, मतलब मेटल एंड नॉन मेटल आप सिलेबस अभी नहीं पढ़े हैं या थोड़ा बहुत आपको याद है, तो थोड़ा ही बहुत ऑब्जेक्टिव अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना? तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हाँ, धातु एवं अधातु से बिहार पॉलिटेक्निक में 2 से 3 नंबर के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो मतलब यह जो चैप्टर है ये काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है। 30 नंबर में अगर 2 नंबर का पूछा जा रहा है, मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसान चैप्टर भी है। अगर आप यह जो है इसमें जितना वीवीआई जो क्वेश्चन है ना, इतना ही से पूछेगा ही, इतना से ज़्यादा एक्स्ट्रा आपसे पूछेगा ही नहीं। अगर मेटल एंड नॉन मेटल से अगर आप सॉल्व कर लिए तो यह जो चैप्टर, यह वीडियो जो बना रहे हैं और इस वीडियो का अगर सीरीज़ आप देख लिए पूरा वीडियो में, तो इसको मेटल एंड नॉन मेटल से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आप अगर यह सभी को अगर अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को सॉल्व करते हैं, तो धातु एवं अधातु से अगर बिहार पॉलिटेक्निक में अगर क्वेश्चन आया ना तो आप तो गर्दा मचा दीजिएगा। ठीक है ना? तो 2 से 3 नंबर के बिहार पॉलिटेक्निक में आपसे प्रश्न पूछेंगे ही। तो चलिए अच्छे से समझें और अच्छे से देखें। ठीक है? और इस वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है? पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विद्युत अपघटनी परिष्क्रम में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। देखिए, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। ए एनोड को, या बी कैथोड को, या सी अपघटक या डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, आपको बताना है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में सब अशुद्ध धातु को कौन बनता है। इसमें यह चारों ऑप्शन दिया गया है, इसमें कौन है जो अशुद्ध धातु को बनाया जा सकता है। तो देखिए, विद्युत अपघटनी परिष्करण जो विधि है उससे अच्छे क्वालिटी के, मतलब हाई क्वालिटी के शुद्ध धातु को बनाया जाता है। शुद्ध धातु को, हाई क्वालिटी के जो धातु है उसको इस विधि, विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि से बनाया जाता है। समझे? अब यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अशुद्ध धातु को कौन बनाया जा सकता है। अशुद्ध धातु को या चारों ऑप्शन में से किसको बनाया जा सकता है? तो देखिए, विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि से हम सिर्फ और सिर्फ एनोड को बना सकते हैं। ठीक है? तो सवाल नंबर 1 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। ठीक है? अब सवाल नंबर 2 आपसे पूछ रहा है कि अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। अधिकतर धातुओं का स्वाद कैसा होता है, जैसे ऑक्साइड इसका किस टाइप का होता है? ए अम्लीय, बी उदासीन, या सी क्षारकीय, या डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा जो धातुओं का जो स्वाद और उसका ऑक्साइड ये होता है वो क्षारीय टाइप का होता है। ठीक है ना? तो इसका जो सही जवाब होगा सवाल नंबर 2 का वो होगा सी। ठीक है? अब सवाल नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। निम्नलिखित में यह चारों जो ऑप्शन दिया गया है उसमें सबसे ज़्यादा अधिक यानी सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु कौन है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम या पोटेशियम। तो आप सभी जानते हैं कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है, तो वो है सोडियम। तो सवाल नंबर 3 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। और सबसे नरम जो होती है वो सोडियम भी होती है। ठीक है ना? इसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है? तो सवाल नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त कर सकते हैं? ए व्यंजक चूर्ण, बी जिप्सम, या सी चूना पत्थर, या डी कच्चा चूना। तो साथियों, आपको बताना है कि यह चारों जो ऑप्शन दिया गया है, व्यंजक चूर्ण, जिप्सम, चूना पत्थर और कच्चा चूना, यह चारों में रासायनिक यौगिक को कौन सा यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस हमको प्राप्त होगा। तो आप सभी जानते हैं कि जिप्सम को अगर हम गर्म करते हैं तो उससे हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ठीक है? तो सवाल नंबर 4 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। ठीक है? अब सवाल नंबर 5 आपसे पूछ रहा है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाते हैं। कौन सा, अगर लोहा को अगर जंग से बचाना है या स्टील को जंग से बचाने के लिए हमको कौन सा धातु को पतली परत चढ़ानी पड़ती है? ए तांबा, बी चांदी, या सी सोना, या डी जिंक।
तो आप सभी जानते हैं कि लोहे में अगर जंग लगने से बचाना है तो हमको जिंक का लेप लगाना होगा, ठीक है ना। तो पतली परत चढ़ाते हैं, जिंक का हम पतली परत चढ़ाते हैं कब, लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए। तो सवाल नंबर 5 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। साथियों यह जो सभी प्रश्न जो है यह काफ़ी ज़्यादा VVI, ठीक है ना, एग्जाम बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा VVI है। केमिस्ट्री और फिजिक्स पर सिर्फ कीजिए फोकस, केमिस्ट्री और फिजिक्स पर। इसका यह दोनों का कर लेते हैं, अगर 30 में से अगर 20-20 नंबर भी लाते हैं ना तो 40 नंबर अगर आप ले आते हैं, 10 नंबर अगर मैथ में लाते हैं ना तो 50 नंबर आपका आसानी से हो जाएगा। मैथ को आपको क्यों अवॉइड करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि मैथ बहुत सारे बच्चे का वीक होता है, मतलब ज़्यादातर नहीं बट बिहार में तो उतना नहीं रहता है, फिर भी मैथ से बहुत सारे बच्चे दूर भागना चाहते हैं। तो हम सोचते हैं कि अगर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स का ही अगर फोकस कर रहे हैं तो इससे भी आपका निदान हो जाएगा, ठीक है ना। 40 नंबर आप अगर ला रहे हैं तो आपका कल्याण है, आपको कॉलेज गवर्नमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए घबराना नहीं है, सीरीज़ देखते रहिए, इससे होगा क्या कि VVI किस तरह का है। इससे पहले प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन 2021 का केमिस्ट्री का हमने वीडियो डाला था, नेक्स्ट कल जो डाले थे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। तो उसी तरह से आप अपना तैयारी भी जारी रखिएगा, ठीक है। अब सवाल नंबर 6 आपसे पूछ रहा है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। सवाल नंबर आपसे पूछ रहा है कि बॉक्साइट कौन सा धातु का अयस्क है। चलिए, ए मैग्नीशियम, बी सोडियम या सी एल्युमिनियम या डी बेरियम। बॉक्साइट, हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है। तो आप सभी जानते हैं कि एल्युमिनियम जो है वो बॉक्साइट का धातु का अयस्क है, ठीक है। तो सवाल नंबर 6 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी, ठीक है। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि कौन अधातु है, FeCAI या DAU, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि अधातु कौन है। तो देखिए, अधातु पूछे या उपधातु पूछे तो अधातु और उपधातु में दोनों जो है वो कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है कि अधातु कौन है, तो अधातु है वो 7 का जो हो जाएगा सही जवाब वो हो जाएगा बी, कार्बन, ठीक है। सवाल नंबर 8, कार्बन क्या है, ए धातु, बी अधातु या सी उपधातु या डी इनमें से कोई नहीं। देखिए साथियों, यहाँ पर आपको वही प्रश्न पूछा गया है कि कार्बन वाक्य में है क्या। कार्बन आपसे पूछ रहा है कि कार्बन क्या है, तो कार्बन जो है वो अधातु है, ठीक है। तो सवाल नंबर बी का जो सही जवाब होगा वो होगा, सवाल नंबर 8 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी, ठीक है। अब आपसे सवाल नंबर 9 पूछ रहा है कि सवाल नंबर 9 आपसे पूछ रहा है कि लोहा और निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं। लोहा, निकेल और क्रोमियम यह तीनों के मिलाने के बाद उस जो मिश्र धातु है उसको हम क्या कहते हैं। ए टाका, बी जर्मन सिल्वर या ड्यूरेलियम या डी स्टेनलेस स्टील। तो लोहा और निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को हम सिर्फ स्टेनलेस स्टील कहते हैं। स्टेनलेस स्टील का प्रयोग हम किस में करते हैं, तो अपने खाने पकाने वाला जो बर्तन उर्तन होता है उसमें भी हम स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ब्रिज व्रिज भी बनाने में भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी, ठीक है। अब सवाल नंबर 10 आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि तांबा और जिंक के मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं। तांबा और जिंक के मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं। ए पीतल या बी कांसा या सी टाका या डी स्टील। चलिए आप सभी बताइए कि तांबा और जिंक के मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं। तो साथियों आप सभी जानते हैं कि तांबा और जिंक के मिश्र धातु को हम पीतल कहते हैं। तो सवाल नंबर 10 का जो सही जवाब होगा ना वो होगा ए, ठीक है। अब सवाल नंबर 11 आपसे पूछ रहा है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया मतलब लोहे से हम जंग लगने से बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो जिंक का लेपन करते हैं। क्या है कि लोहा में अगर जिंक का लेपन अगर हम कर देंगे तो उसमें जो है जंग नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं। ए संरक्षण, बी गैल्वनीकरण या सी पानी चढ़ाना या डी विद्युत अपघटन। आपको बताना है कि लोहे को जिंक से लेपित करने का क्रिया को हम क्या कहते हैं। तो वो जो क्रिया होता है उसको हम गैल्वनीकरण कहते हैं, ठीक है। तो 11 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है सवाल नंबर 12 आपसे पूछ रहा है कि सबसे कठोर तत्व कौन है। ये तो आप सभी जानते हैं, आपसे बिहार बोर्ड में भी कई बार पूछा होगा, कितना बार आपसे पूछा होगा कि कठोर तत्व कौन सा होता है। आप मॉडल पेपर पढ़े होंगे उसमें भी, ठीक है। काफ़ी आसान सब है। यह जो मेटल और नॉन मेटल जो चैप्टर है वो बहुत ही आसान है, सिर्फ आप थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा ना तो बिहार पॉलिटेक्निक में आराम से आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे कठोर तत्व आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे कठोर तत्व कौन होता है, आप सभी जानते हैं हीरा।
हीरा जो है सबसे ज़्यादा ही कठोर होता है, पूरे तत्व में जो सबसे कठोर है वो है हीरा। ठीक है, तो सवाल नंबर 12 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। अब सवाल नंबर 13 आपसे पूछ रहा है कि पीतल क्या है। पीतल क्या है, धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या उपधातु है। चलिए बताइए क्या कि पीतल क्या है। पीतल क्या है, चलिए पीतल जो है वो एक मिश्र धातु है। ठीक है, तो सवाल नंबर 13 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। अब आपसे पूछ रहा है सवाल नंबर 14 कि एक मिश्र धातु कौन है। मिश्र धातु कौन है, इसमें से 4 बताया जा रहा है, इसमें मिश्र धातु कौन है। कॉपर जिंक या कॉपर लेड या कॉपर मैग्नीशियम या कॉपर लोहा, ये चारों में मिश्र धातु कौन है। सवाल नंबर 14 आपसे पूछ रहा है कि इस चारों में मिश्र धातु कौन है। तो मिश्र धातु कौन है, कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक जो है वो क्या है, एक मिश्र धातु है। तो सवाल नंबर 14 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। ठीक है, 15 आपसे पूछ रहा है कि हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है। हेमाटाइट आपसे पूछ रहा है कि किस धातु का अयस्क है, सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम या लोहा, किस धातु का अयस्क है। तो हेमाटाइट जो है, बॉक्साइट, हेमाटाइट, यह सभी जो है यह लोहे का अयस्क है। ठीक है, तो सवाल नंबर 15 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। ठीक है, सवाल नंबर 16 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। कौन से इसमें जो है तत्व इसको हम चाकू से काट सकते हैं। ए लिथियम, बी कैल्शियम या सी कॉपर या डी आयरन। आप सभी जानते हैं, अब बिहार बोर्ड में हमें कई बार इससे आपसे पूछा गया है यह कि चाकू से कौन सा तत्व को आसानी से काट सकते हैं, और मॉडल पेपर में भी बहुत बार आप पढ़े हैं, तो यह सभी आपसे पूछ रहा है। तो चलिए आप बताइए कि चाकू से किसे हम काट सकते हैं आसानी से। तो चाकू से हम लिथियम को आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, आसानी तरीके से हम काट सकते हैं। तो सवाल नंबर 16 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। ठीक है, अब सवाल नंबर 17 आपसे पूछ रहा है कि कौन उपधातु है। कौन उपधातु है, ए लोहा, बी कॉपर या सी निकेल या डी एंटीमोनी। एंटीमोनी ये कौन उपधातु है, आपको यह बताना है कि कौन उपधातु है, लोहा, कॉपर, निकेल या एंटीमोनी। तो सवाल नंबर 17 का जो सही जवाब होगा, उपधातु जो है वो एंटीमोनी है। तो सवाल नंबर 17 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। ठीक है, अब सवाल नंबर 11 आपसे पूछ रहा है कि धातुओं की प्राकृतिक होती है। सवाल नंबर 18 आपसे पूछ रहा है कि धातुओं की प्राकृतिक होती है। ए विद्युत धनात्मक या बी विद्युत ऋणात्मक या सी उदासीन या डी कोई नहीं। आपको बताना है कि धातु की प्राकृतिक होती है। सवाल नंबर 18 की धातु की प्राकृतिक होती है, किस तरह का उसका प्राकृतिक होती है। तो देखिए, धातु मतलब लोहा हुआ जो हुआ, अगर उसमें अगर हम करेंट दे रहे हैं तो उसमें जो है करेंट उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, तो वो जो होगा धातुओं का जो प्राकृतिक होगा वो धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 18 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। ठीक है, अब सवाल नंबर 19 आपसे पूछ रहा है कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग कर नहीं बनता है। ए तांबा, बी गोल्ड या सी जिंक या डी पोटेशियम। तो आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं कर सकता है कौन, वो है सोना। सोना जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है। तो सवाल नंबर 19 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी गोल्ड। ठीक है, अब सवाल नंबर 20 पूछ रहा है आपसे, यह तो आप सभी जानते हैं क्योंकि इसे तो आप लगभग बच्चे जानते होंगे। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है किस में, 22 कैरेट में, 24 कैरेट में या 20 कैरेट में या सी या डी 12 कैरेट में। तो आप सभी जानते हैं कि शुद्ध सोना को व्यक्त करते हैं किस में, 24 कैरेट में। 24 कैरेट का जो सोना होता है वो काफ़ी ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 20 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। ठीक है, अब सवाल नंबर 21 पूछ रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। लोहे का, बी टंगस्टन का या सी तांबे का या डी सोने का। आप सभी ने कितने बार इसको पढ़े होंगे, विद्युत बल्ब में कौन सा धातु लगा होता है, कौन सा फिलामेंट लगा होता है, आप कितना बार पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो बस आपको इसको रिपीट करना है, बस ध्यान जो है भटक गया है उसको ध्यान में लाना है और कुछ नहीं करना है। अभी तो थोड़ी ना पढ़ना है, आपको सिर्फ ध्यान में लाना है। 10th में 9th में पढ़े हैं आप लोग। ठीक है, तो विद्युत बल्ब का जो तंतु जो धातु बना होता है वो किस चीज़ से बना होता है, वो टंगस्टन से बना होता है। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 22 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। ठीक है, अब सवाल नंबर 22 आपसे पूछ रहा है कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर, यहाँ पर प्रश्न सही से सुनिएगा, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में नहीं रहती है। ए ब्रोमीन, बी आयोडीन या सी क्लोरीन या डी ऑक्सीजन। साथियों,
अगर आपसे पूछता है कि धातु कौन सा कमरे के ताप पर कौन सा धातु जो द्रव अवस्था में रहती है, तो आप यहाँ पर क्या जवाब देते हैं? इसका आंसर जो होता है वो होता पारा। मगर यहाँ पर आपसे प्रश्न बोल रहा है कि अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो जो हो जाएगा वो होगा ब्रोमीन। तो सवाल नंबर 22 का जो सही जवाब होगा ना वो होगा ए। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि सवाल नंबर 23 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निष्क्रिय गैस है, मतलब निष्क्रिय गैस कौन सा है? AH2, BHE या CO2 या DCO2। आपको बताना है कि कौन सा निष्क्रिय गैस है, आपको बताना है कि कौन सा निष्क्रिय गैस है, बताइए। ठीक है, तो देखिए निष्क्रिय जो गैस होता है वो हीलियम होता है। हीलियम जो है वो निष्क्रिय गैस है। ठीक है, तो सवाल नंबर 23 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। ठीक है, अब सवाल नंबर 24 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? ए मैग्नीशियम, बी सोडियम, सी मरकरी या डी टंगस्टन। आप यह भी प्रश्न को कितना बार पढ़े होंगे इसका कोई ठीक नहीं है, क्योंकि यह बहुत बार रिपीट किया गया है। बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो यह काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है ना, मेटल एंड नॉन मेटल के काफ़ी ज़्यादा VVI क्वेश्चन है। ठीक है, तो धातु को, कौन सी धातु को हम केरोसिन में डुबाकर रखते हैं, किरासन तेल में डुबाकर रखते हैं, तो किसको हम रखते हैं? तो उसको हम रखते हैं सोडियम को। ठीक है, तो सवाल नंबर 24 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, अब सवाल नंबर 25 आपसे पूछ रहा है कि कौन सा धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित जो या चारों जो ऑप्शन दिया गया हुआ है इसमें कौन सी धातु पर वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब ऑक्सीकरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसमें? तो सोना में। सोना जो है उसमें वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो सवाल नंबर 25 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। ठीक है, अब सवाल नंबर 26 आपसे पूछ रहा है कि कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है? आपको बताना है कि कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है। ए LiCl या बी BaSO4 या सी Na2PO4 या डी NaCl। तो आप सभी जानते हैं कि लवण समुद्री जल में जो पाया जाता है वो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। मतलब सवाल नंबर 26 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी NaCl। ठीक है, सवाल नंबर 27 आपसे पूछ रहा है कि इनमें से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन के लोहा का द्वारा होता है? आपको बताना है कि धातु का विस्थापन लवण के विलयन में लोहे द्वारा होता है। इसमें से कौन जो है, या चारों ऑप्शन में से कि धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहे द्वारा किया जाता है? ए कैल्शियम के विधि द्वारा, या बी सोडियम, या सी तांबा, या डी पोटेशियम। चलिए आप सभी बताइए कि धातु का विस्थापन कौन से विलयन लवण के द्वारा लोहे के द्वारा किया जाता है? तो लोहा का विधि के द्वारा जो विस्थापन लवण विलयन के द्वारा जो की जाती है वो तांबा में की जाती है। ठीक है, तांबे में की जाती है। तो सवाल नंबर 27 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। ठीक है, सवाल नंबर आपसे 28 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है? आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जो धातु है जो साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है? लिथियम, लेड, मरकरी, पारा या डी सिल्वर। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा जो धातु है वो द्रव रूप में ही पाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि पारा जो है वो द्रव रूप में ही पाया जाता है। पारा जो है धातु है। ठीक है ना, धातु आपसे पूछता है तो वो ब्रोमीन में आ जाता है। अब पारा को हम मरकरी नामों से भी जानते हैं। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 28 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। अब सवाल नंबर 29 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? ए सल्फर, बी प्लास्टिक, या सी आयोडीन, या डी ग्रेफाइट। आप सभी को बताना है कि विद्युत का सुचालक कौन है। तो आप सभी जानते हैं कि विद्युत का सबसे अच्छा कुछ सुचालक जो होता है वो जो है चांदी है, उसके बाद जो है वो है ग्रेफाइट। तो सवाल नंबर 29 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। ठीक है, अब सवाल नंबर 30 आपसे पूछ रहा है कि सिलिका क्या है? ए विद्युत लेपन, या बी शोधन, या सी मिश्र धातु में परिवर्तन, या डी निष्पादन। आप सभी बताइए कि सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? तो सिलिका जो है वो निष्पादन भर्जन द्वारा उसको रूपी की जाती है। ठीक है, तो सिलिका जो है वो निस्तापन है। ठीक है, तो सवाल नंबर 30 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। अब ज़्यादा प्रश्न नहीं बचा हुआ है, मात्र 20 प्रश्न बचा हुआ, क्योंकि आज हम मेटल
एंड नॉन मेटल, मतलब धातु और अधातु के सभी पूरा प्रश्न को ही, मतलब पूरे चैप्टर के ही पूरा एनालाइज करके हम जितने भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है उस सभी को देख लेंगे। ठीक है, अगर यह 52 प्रश्न को आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। इससे अगर प्रश्न पूछेगा बिहार पॉलिटेक्निक में तो आप सभी इसको सॉल्व आसानी से कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो अब ज़्यादा प्रश्न नहीं बचा हुआ है, अब जो प्रश्न है मात्र 20 प्रश्न बचा हुआ है, मात्र 51-52 प्रश्न है। ठीक है ना। तो सवाल नंबर 31 आपसे पूछ रहा है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होते हैं किसके, लोहे का, बी तांबे का, या सी एल्युमिनियम का, या डी टीन का। आप सभी जानते हैं कि लोहे स्टील जो है किसका मिश्र धातु होता है, तो लोहा से जो है स्टेनलेस स्टील का ही बनाया जाता है। ठीक है ना। तो सवाल नंबर 31 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। ठीक है। अब सवाल नंबर 32 आपसे पूछ रहा है कि कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर ऑर्गन जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। यह चारों जो ऑप्शन दिया गया हुआ है इसमें आपको बताना है कि 2 इलेक्ट्रॉन कौन है जो खोकर ऑर्गन जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करती है। ए मैग्नीशियम, बी ब्रोमियम, या सी कैल्शियम, या डी सल्फर। आपको बताना है सवाल नंबर 32 का, आपको बताना है कि कौन जो है 2 इलेक्ट्रॉन खोकर ऑर्गन जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करती है। तो कैल्शियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन खोकर ऑर्गन जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करती है। तो सवाल नंबर 32 का जो सही जवाब होगा ना वो होगा सी। ठीक है। तो सवाल नंबर 32 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। ठीक है। अब सवाल नंबर 33 आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है वो क्या कहलाता है। देखिए, वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है वो क्या कहलाता है। ए विद्युत धनात्मक, या बी विद्युत ऋणात्मक, या सी रेडियो सक्रिय, या डी उपधातु। आपको बताना है कि कौन परमाणु जो संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है। तो देखिए, जिसके पास रहेगा, जो धनी रहेगा वो गरीबों में बांट सकता है, और जिसके पास है ही नहीं तो वो क्या बांटेगा। ठीक है। तो विद्युत धनात्मक मतलब पॉजिटिव एलिमेंट जिसके पास रहेगा वो हर समय, मान लीजिए हमारे पास पैसा है तो आराम से किसी को दान पुण्य कर सकते हैं या बांट सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ नॉलेज है, थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो वही आपसे पूछ रहा है कि कौन जो संयोजी धनात्मक जो संयोजी है ना वो इलेक्ट्रॉन का त्याग बहुत ही ज़्यादा आसानी से कर देता है। तो सवाल नंबर 33 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। ठीक है। अब सवाल नंबर 34 आपसे पूछ रहा है कि कौन सा अधातु, यहाँ पर भी देखिए प्रश्न आपको थोड़ा घुमा रहा है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। यहाँ पर धातु कमरे के ताप पर नहीं पूछ रहा है, अधातु पूछ रहा है। तो अधातु में डायरेक्ट कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट ब्रोमीन में मार देना है। ठीक है ना। धातु पूछेगा तो कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट पारा में मार देना है, या पारा की जगह पर मरकरी भी रहेगा तो मरकरी भी मार देना है। ठीक है ना। तो सवाल नंबर 34 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। अब सवाल नंबर 35 आपसे पूछ रहा है कि सीसा और टीन को मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं, सोल्डर, स्टील, गन मेटल, या उपधातु। आप सभी ने कभी ना कभी बैटरी या एलईडी बल्ब या इस सभी को सोल्डिंग करवाते देखे होंगे। तो सीसा और टीन के मिश्र धातु के ही उससे बने होते हैं, सोल्डर जो होते हैं वो सीसा और टीन से ही बने होते हैं। ठीक है ना। तो सवाल नंबर 35 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए, सोल्डर। अब सवाल नंबर 36 बोल रहा है कि सेना बार किसका अयस्क है। ए तांबा का, बी पारा का, या सी सल्फर का, या डी सिलिकॉन का। सीनेवार किसका अयस्क है। आपको बताना है कि सीनेवार किसका अयस्क है। देखिए, सीनेवार जो अयस्क है वो पारा का अयस्क है, Hg का अयस्क है। ठीक है ना। तो सवाल नंबर 36 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। अब सवाल नंबर 27 आपसे पूछ रहा है कि भोजन रखने वाला कनस्टर, मतलब आप देखे होंगे कि जो स्टील जैसे मान लीजिए कंटेनर टाइप का जो होता है, ये आप भोज उज में देखते होंगे शादी उदी में कि जो नाश्ता का पैकेट जो होता है उसमें टीन की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की क्यों नहीं। आपसे पूछ रहा है कि भोजन रखने वाला कंस्टर मतलब उसको हम कंटेनर भी बोल सकते हैं, या हम लोग उसको मिठाई का डब्बा बोलते हैं ज़्यादातर ऐसे। ठीक है। तो कनस्तर पर टीन की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की क्यों नहीं। ए टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, या बी जिंक का द्रव्यमांक टीन के द्रव्यमांक से अधिक होता है, या सी जिंक की क्रियाशीलता टीन से अधिक होती है, या डी जिंक की क्रियाशीलता टीन के क्रियाशीलता से कम होती है। देखिए, टीन का हम प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि टीन जो है वो थोड़ा सा नहीं क्रियाशीलता ज़्यादा होता है, उसमें हाथ कटने का डर है और उसमें जंग भी लग जाता है। ठीक है। और जिंक जो है वो उसको हम लोहे का उसके क्या कहते हैं, लोहे में जंग लगने से बचाते हैं, तो उसमें भी हम लोग प्रयोग करते हैं।
तो जिंक का जो अगर हम क्रियाशीलता अगर करें, अगर कोई भी कंटेनर है अगर उसमें हम जिंक का लेपन लगाकर अगर हम चढ़ाएं, लेपन चढ़ा दें, तो वो भोजन रखने का भोजन जो रहेगा वो सेफ रहेगा, ठीक है, उसमें कोई भी कीड़ा मकोड़ा ना आ पाएगा, ठीक है। तो सवाल नंबर 37 कह रहा है आपसे कि भोजन रखने वाला कण स्तर पर टीन की परत चढ़ाई जाती है क्योंकि जिंक की क्रियाशीलता टीन की क्रियाशीलता से कम होता है। तो सवाल नंबर 37 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी, ठीक है। अब सवाल नंबर 38 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी विद्युत लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाया जाता है, उपयुक्त है? ए ग्रिज लगाकर, या बी रंगाई करके, या सी जिंक की परत चढ़ाकर, या डी इनमें से कोई नहीं। अभी जस्ट आपसे अभी सामने आपके सामने अभी जस्ट पिछले प्रश्न 37 नंबर प्रश्न को अभी बात किए हैं कि लोहे में अगर जंग लगने से बचाना चाहते हैं तो उसमें कौन सा परत चढ़ाना होगा, तो उसमें जिंक की परत चढ़ाना ही होगा, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 38 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी, अगर लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाना है तो जिंक की परत चढ़ाना है, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 38 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 39, निम्नांकित में कौन सी धातु ठंडे जल के साथ काफ़ी तेजी से अभिक्रिया करके विस्फोट आवाज़ उत्पन्न करती है? ए मैग्नीशियम, बी एल्युमिनियम, या सी कैल्शियम, या डी सोडियम। चलिए आप सभी बताइए कि निम्नांकित में कौन सी धातु ठंडे जल के साथ काफ़ी तेजी से अभिक्रिया कर विस्फोट आवाज़ करती है। यह चारों जो ऑप्शन बताया गया है उसमें आपको बताना है। तो देखिए सोडियम जो है ना, सोडियम ठंडे जल के साथ काफ़ी तेज़ी से अभिक्रिया करके विस्फोट आवाज़ करता है, आवाज़ जो है बहुत हाई लेवल का उत्पन्न करता है। तो सवाल नंबर 39 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी, ठीक है। अब सवाल नंबर 40 आपसे पूछ रहा है कि कौन सी धातु जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं कर सकता है। आपको इसमें से बताना है, या 4 ऑप्शन दिया गया हुआ है, लोहा, एल्युमिनियम, चांदी, पोटेशियम। इसमें बताना है कि कौन सी धातु जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है। तो चांदी जो है ना, चांदी वो बिल्कुल भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। तो सवाल नंबर 40 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। अब सवाल नंबर 41 आपसे पूछ रहा है कि कौन धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला ऑक्साइड बनाती है। यह ऑक्साइड जल में विलय है, यह निम्नांकित में कौन सा तत्व बनेगा? ए कैल्शियम, बी कार्बन, या सी सिलिकॉन, या डी लोहा। आपसे पूछ रहा है कि कोई धातु जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके हाई स्ट्रेंज वाला ऑक्साइड बनाती है, तो यह ऑक्साइड जल में विलय यानी जल में खो रहा है, तो यह कौन से तत्व बनाएगा? कैल्शियम, कार्बन, या सिलिकॉन, या डी लोहा। चलिए आप बताइए कौन सा बनाएगा, कौन सा तत्व बनाएगा। देखिए जल के साथ अगर अब जल में विलय हो रहा है, अगर ऑक्साइड जल में विलय अगर हो रहा है, कोई भी अगर तत्व जो है वो जल में विलय हो रहा है और हाई डेंसिटी के साथ अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो वो जो तत्व बनाएगा ना वो कैल्शियम ही बनाएगा। कैल्शियम है जो धातु ऑक्सीजन के साथ ही अभिक्रिया करके हाई डेंसिटी का ऑक्साइड जल में विलय बनती है। तो सवाल नंबर 41 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए, ठीक है। अब सवाल नंबर 42 आपसे पूछ रहा है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। ए पारा, बी कैल्शियम, या सी लिथियम, या डी सोडियम। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, देखिए आपसे घुमा के पूछ लिया ना यहाँ पर प्रश्न कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सा है। तो आपको यहाँ पर माथा कुछ नहीं करना है, द्रव में अगर पूछ रहा है और धातु पूछ रहा है, यहाँ पर देखिए धातु पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, पारा में जाकर आंसर को टिक लगा देना, डायरेक्ट गोल भर देना है, टक 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 करके गोल भर देना है, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो सवाल नंबर 42 का जो सही जवाब होगा ना वो होगा ए पारा, ठीक है। अब सवाल नंबर 43 आपसे पूछ रहा है कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। ए 23, बी 26, सी 25, या डी 24। आप सभी जानते हैं कि नहीं, पीरियोडिक टेबल में आप याद किए हैं कि नहीं। अगर आप नहीं याद किए होंगे तो विकेट आपका फिर गिर जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री के चैप्टर में अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद नहीं है, कार्बन चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं है, एसिड बेस एंड सोल्ट कंप्लीट नहीं है, तो बिहार पॉलिटेक्निक का बबुआ सपना छोड़ दीजिए, क्योंकि सपना अगर पूरा करना है तो आपको मेहनत भी करना होगा, ठीक है ना। तो लोहे की जो परमाणु संख्या होती है वो 26 होती है, ठीक है। तो सवाल नंबर 43 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। ऐसे पूछता है प्रश्न डायरेक्ट, कोई ज़्यादा आपको समीकरण अभिक्रिया भी कुछ नहीं देगा, डायरेक्ट पूछ लेगा लोहे की कितना होता है, डायरेक्ट सीधा आपसे पूछ लेगा लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, आपसे इतना ही पूछेगा, इतना में आप फंस जाइएगा, ठीक है। तो इस सब पर ध्यान दीजिए, जब तक आपको पीरियोडिक टेबल याद नहीं रहेगा, कम से कम तो 30 तक कम से कम याद कर लीजिए, ज़्यादा तेज हैं तो 50 तक याद कर लीजिए, नहीं तो 30 तक कम से कम यादें कर लीजिए,
30 तक याद कर लीजिएगा तो आपका कल्याण है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 44 आपसे पूछ रहा है कि एल्युमिनियम पर उसके ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। एल्युमिनियम पर उसके ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। ए एनोडीकरण, या बी यश दलपेन, या सी क्रोमियम लेपन, या डी मिश्रात्वन। चलिए आपको बताना है कि एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो जो एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम एनोडीकरण कहते हैं। तो सवाल नंबर 44 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। ठीक है, अब सवाल नंबर 45 आपसे पूछ रहा है कि मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। ई भी बबुआ कितना बार बिहार बोर्ड में आप कितना बार पढ़ चुके होंगे। ठीक है ना, मॉडल पेपर में, प्रीवियस ईयर पेपर में, ये सब कितना बार 10वीं में आप पढ़े होंगे। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है, तो आप सभी जानते हैं सोना। गोल्ड जो है वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो सवाल नंबर 45 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। ठीक है, अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है। पोटेशियम, सोडियम, या सी लोहा, या डी तांबा। आपको बताना है कि सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन होता है। तो आप सभी जानते हैं कि सबसे जो अधिक सक्रिय जो धातु है वो कौन सा है, वो पोटेशियम है। तो सवाल नंबर 46 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। ठीक है ना, अब आपसे पूछ रहा है कि सवाल नंबर 47 सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ए सोना, बी चांदी, या सी लोहा, या डी हीरा। कितना बार आपसे इसको भी बिहार बोर्ड में कितना बार आप मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर में या टीचर भी इतना बार पढ़ाए होंगे कि आपको तो मुंह पर याद होगा, कभी भी भुला भी नहीं सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, तो हीरा है। डायमंड जो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 48 आपसे पूछ रहा है कि ग्राफाइट होता है ए विद्युत का कुचालक, या बी विद्युत का सुचालक, या सी दोनों कुचालक और सुचालक, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि विद्युत का मतलब ग्रेफाइट क्या होता है। तो देखिए ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 48 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। अब सवाल नंबर 49 पूछता है आपसे कि संचारण की क्रिया निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति में घटित होती है। ए वायु प्लस H2 के उपस्थिति में, या बी वायु प्लस N2 के उपस्थिति में, या सी वायु प्लस जलवाष्प के उपस्थिति में, या डी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो संचारण की क्रिया जो उपस्थिति किसके उपस्थिति में होती है, तो संचारण की जो अभिक्रिया जो होती है वो वायु और जलवाष्प दोनों की उपस्थिति में यह घटित होती है। तो सवाल नंबर 49 का जो सही जवाब होगा ना वो होगा सी। ठीक है, अब सवाल नंबर 50 पूछ रहा है कि धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है वो क्या कहलाता है। ए Al, बी Fe, या सी यू Au, या डी Cu। आपसे पूछ रहा है सवाल नंबर 50 कि धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वो क्या कहलाता है। तो वो जो कहलाता है वो सोना। धातु जो है अम्लराज जो है वो घुलता है किस में, सोना में। सोना में अम्लराज घुल जाता है, एसिड जो है वो घुल जाता है। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 50 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि 51 कि निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहे द्वारा होता है। ए सोडियम, बी मैग्नीशियम, सी कैल्शियम, या डी तांबा। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा धातु का विस्थापन लवण के विलयन से लोहे द्वारा किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं 13 या 17 के बीच में यह प्रश्न को दोहराया गया है, यह रिपीट किया गया है। इसी वीडियो में दोबारा यह प्रश्न को दोहराया गया है, तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि कौन सा धातु का विस्थापन लवण विलयन से लोहे द्वारा किया जाता है। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं किससे, तांबा से। तांबे से तांबा धातु का जो विस्थापन उसके लवण विलयन से लोहे द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, तो यह सभी रहा आपका 50 प्रश्न, यह सभी 51 प्रश्न मेटल एंड नॉन मेटल मतलब धातु और अधातु से था। ठीक है ना, जितने भी मोस्ट VVI क्वेश्चन था धातु अधातु से इस वीडियो में हम आपको बता दिए। अब बिहार पॉलिटेक्निक में अब आपसे पूछेगा और आप जवाब नहीं दिए
तो आप समझिए कि आपकी किस तरह की तैयारी थी। क्योंकि अगर आपको समझ नहीं आया बबुआ तो 2 बार पढ़ लीजिए, 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए, आपको ईजी भी समझ में आ जाएगा। अगर ना समझ में आ रहा है तो आपका कल्याण नहीं है। इतना आसान है, कोई इसमें तो न्यूमेरिकले नहीं है, मेटल और नॉन मेटल में तो न्यूमेरिकले नहीं है, तो घबराना नहीं है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं एक नई सीरीज़ लेकर, जब तक के लिए जय हिंद।